जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर और आप हैं डिफेंस टॉक के यूट्यूब चैनल पे। और अब हम कवर करने जा रहे हैं, अब हम नहीं, बेसिकली हम पहले से ही कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स फॉर सीडीएस एंड सीएपीए। ठीक है। सीडीएस का एग्जाम आने वाला है, सीएपीए वालों को ऑलरेडी मैं ये पढ़ा चुका हूँ उनके बैचेस में। वैसे पढ़ा तो मैं सीडीएस वालों को भी उनके बैच पे चुका हूँ, लेकिन सीडीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जिनको इकोनॉमिक्स से लगता है डर और जिनको लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर इकोनॉमिक्स हमें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। 15-20 टोटल इसमें लेक्चर्स होंगे, आपका सारा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। आज लेक्चर 7 है। अगले हफ्ते से पहले अगले हफ्ते तक हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है। और आज हम बात करने जा रहे हैं पैसे की, है ना। सारा मुद्दा पैसे पे आके टिक जाता है। मनी और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस की बात करते हैं। देखो भाई, ये जो मनी या फिर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस रहता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर हमें ये समझना होता है कि भाई मनी का रोल किसी भी इकोनॉमी में कैसे रहता है। भाई पूरी इकोनॉमी तो पैसे पे ही टिकी हुई। ठीक है। यानी कि इसकी जो पोटेंशियल यानी कि इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कि भाई कितना रिजर्व बैंक ने बैकअप के तौर पे, है ना, कितना भाई अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक ने रिजर्व के तौर पे, बैकअप के तौर पे रखा हुआ है ताकि उसके कस्टमर्स पैसे को विड्रॉ कर सके जब भी चाहें, है ना। ये जो प्रैक्टिस होती है ना, जिसके द्वारा कस्टमर्स का पैसा, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने, ये कस्टमर का पैसा है, कस्टमर ने अपना पैसा किसी बैंक ए के पास रखा, है ना। अब ये बैंक ए क्या करता है, ये दूसरे अपने कस्टमर्स को ये पैसा क्या करेगा, उधार दे देता है, यानी कि लैंडिंग पे लोन वगैरह में दे देता है। तो ये इस एजम्पशन पे ये पैसा दे देता है दूसरे कस्टमर्स को, ये सोचते हुए कि भाई सारे कस्टमर्स को एक साथ उससे पैसा नहीं चाहिए होगा, है ना। वन एट ए टाइम भाई बंदे लेंगे, 2 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, सबको एक साथ पैसा नहीं चाहिए होगा, है ना। तो इस प्रैक्टिस को कहा जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंक। ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया। अब उसके बाद में ये सपोज कर लीजिए कि बैंकर्स किसी भी इकोनॉमी में इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में आ जाते हैं, ये समझ लेते हैं कि उनको, उनके पास जितना भी पैसा जो है वो डिपॉजिट किया गया, सारे कस्टमर्स ने मिलकर उनके पास जो भी पैसा डिपॉजिट किया गया है, उसमें से सिर्फ 10% उनको अपने पास रखना है ना। और बाकी जो वो है उधारी में दे सकते हैं। तो इसको कहा जाता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब एक मैं आपको कंडीशन देता हूँ, उस कंडीशन को अच्छे से समझना। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है ना, एक कस्टमर है, वो गया किसके पास में, वो गया बैंक एक्स के पास और उससे बोला कि मैं अपने 100 रुपए जो है तुम्हारे पास जमा कर रहा हूँ, है ना। इससे क्या होता है, बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें आ जाएंगे चेंजेस, है ना, डिपॉजिट जो है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। और अब बैंक के ऊपर एक लाइबिलिटी दिखने लगेगी। देखो भाई, हमारा जो भी पैसा बैंक के पास जाता है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी ही हो जाता है। क्यों लाइबिलिटी हो जाता है? क्योंकि ये हमने बैंक को दिया है और हम कभी भी इससे मांग सकते हैं। तो जो चीज आप किसी और को देते हैं वो उसके लिए लाइबिलिटी ही है ना। प्लस बैंक इससे कुछ अर्न नहीं कर रहा है, डायरेक्टली कुछ अर्न नहीं कर रहा है। उल्टा बैंक को हमें ही एफडी वेफडी या जो भी पैसा हमने जमा कराया है उसके बेसिस पे पैसा देना पड़ रहा है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो ये बैंक के लिए एक लाइबिलिटी हो जाता है, बैंक की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के तौर पे दिखने लगता है, क्योंकि ये इफेक्टिवली लोन्ड किया गया। हमने क्या किया भाई, हमने, कस्टमर ने बैंक को ये पैसा लोन किया है एक तरीके से, है ना। अब इसमें से क्या होता है कि बैंक वाले के 100 रुपए इसके पास आए, अब बैंक ने इसमें से 90% यानी कि 90 रुपीज जो है वो किसी और कस्टमर को दे दिए। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर 2 को दे दी। ठीक है। अब एक कस्टमर 2 जो है ना, मतलब जब कस्टमर 2 को दे दिए ना, तो इससे क्या होता है, बैंक के पास 2 तरह के एसेट्स क्रिएट हो जाते हैं। 2 तरह के एसेट्स क्रिएट हो जाते हैं बैंक के पास में। कौन कौन से आ जाते हैं भाई? पहला तो आ जाता है बैंक का जो रिजर्व है ना, जो 10 रुपए का बैंक का रिजर्व है वो बन गया। ठीक। इस रिजर्व के ऊपर बैंक कमाता है। और उसके बाद जो लोन उसने 90 रुपए का दिया है उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा दूसरे कस्टमर से। तो ये भी उसके लिए क्या होगा, एसेट की तरह काम कर गया। पहले एसेट की तरह काम नहीं किया था जब उसने सब 100 रुपए जमा किए थे, लेकिन अब एसेट की तरह काम करने लगा, है ना। तो अब ये समझ लीजिए या फिर आप ये सपोज कर लीजिए कि भाई जिसको ये 90 रुपए बैंक ने दिए हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर 2 जो है, इसको भाई 90 रुपए बैंक ने दिए हैं। उसने क्या किया, इससे किसी सामान की खरीदारी की, है ना, कुछ परचेसिंग वगैरह की, और कुछ गुड्स खरीदे, कुछ सर्विसेज खरीदे, और सेलर को उसने ये 90 रुपए दे दिए। अब सेलर ने क्या किया, सेलर ने ये जो 90 रुपए थे ये आपके किसी बैंक वाई में जाके जमा कर, है ना, दूसरे बैंक वाई में जमा कर दिए। और बैंक वाई ने भी सेम प्रोसेस किया
कि बैंक वाई के पास जो आपके 90 रुपए जमा थे उसमें से उसने 90% अपने पास रख लिया, 9% तो उसने 9 रुपए अपने रिजर्व में तौर पर रख लिए, है ना। और 81 रुपए जो है वो उन्होंने किसी को दे दिए। क्या कर रहा है, जाके 81 रुपए कहीं खर्च कर रहा है ना, किसी गुड्स पे, किसी सर्विसेज पे। और जो रेसिपिएंट होगा भाई, जो भी सेलर वगैरह होगा, वो इस पैसे को किसी बैंक जेड में जाके जमा कर देगा, है ना, एंड सो ऑन। मतलब ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, यानी कि ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई भी पैसा डिपॉजिशन के लिए नहीं बचेगा और लोन आउट पूरा पूरा हो चुका होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो क्रिएट किया गया है ना, ये जो 100 रुपीज थे, इससे भाई ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट किया गया। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे न्यू डिपॉजिट डिवाइडेड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, है ना। न्यू डिपॉजिट है 100, रिजर्व रिक्वायरमेंट हो जाएगी 1.0 यानी कि 10%। तो भाई हमारे पास 1000 रुपए आ गए, यानी कि ये हमारे सारे सम ऑफ डिपॉजिट्स हो जाएंगे जो पूरे बैंकिंग सिस्टम में आए हैं, है ना। ओरिजिनल डिपॉजिट तो 100 रुपए का था, लेकिन जो रिजर्व बैंकिंग की प्रैक्टिस थी उसके जरिए ये 100 रुपए से हमारा डायरेक्ट 1000 रुपए क्रिएट कर दिए गए, मतलब 1000 रुपए के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किए गए, है ना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इस मतलब ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ इस प्रोसेस के बिना जीरो हो जाएगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। तो अमाउंट ऑफ मनी जो बैंकिंग सिस्टम क्रिएट करता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की प्रैक्टिस के जरिए, है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ वन डिवाइडेड बाय द रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो इसको कहा जाता है मनी मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसको मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है, मतलब कि मनी मल्टीप्लायर जनरली आपका 1/0.10/10 आ जाएगा, जो अभी वाले केस में हमने देखा। सिंपलिस्टिक एग्जांपल की बात करें तो भाई हम ये समझ लेते हैं कि बैंक अपने पास खुद के लिए कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट रखते हैं, लेकिन कुछ इकोनॉमीज में क्या होता है, सेंट्रल बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंक के लिए तय करते हैं भाई कि भाई ये आपको रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि पोटेंशियल तरीके होते हैं ताकि मनी ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। किसी भी केस में कोई भी बैंक जो रहता है वो इतना समझदार रहता है कि वो अपने पास सफिशिएंट रिजर्व्स रखता है, ठीक है, ताकि एकदम से अगर बहुत सारे कस्टमर्स विड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं तो उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो यहीं से हमारी बात आती है कि भाई मनी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज मनी, पैसा होता क्या है ना। तो देखो भाई, किसी भी इकोनॉमी में मनी क्या होता है, मनी विदाउट प्रोमिसरी नोट्स एंड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, मनी इज रिलेटिवली इजी टू डिफाइन। किसी भी अगर इकोनॉमी में प्रोमिसरी नोट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग नहीं है, तो मनी को काफी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मनी होता है टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो सर्कुलेशन में होते हैं या उनके बराबर की कोई भी चीज, है ना। तो मनी क्रिएशन जो प्रोसेस होता है वो इंडिकेट करता है कि मनी की ब्रॉडर डेफिनेशन जो है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें नोट्स भी आ जाते हैं, उसमें कॉइन्स भी आ जाते हैं, प्लस इसमें बाकी के सारे जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक के पास जो पैसा जमा है उसको भी भाई मनी की डेफिनेशन में काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। मोर जनरली हम मनी को कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसके जरिए हम गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, है ना, यही तो होता है ना मनी। तो नोट्स और जो कॉइन्स होते हैं उसको हम इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी करेंसी जो होती है उसका सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि भाई आप गुड्स और सर्विसेज को ही खरीद रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, चेक्स जो होते हैं, पर्सनल चेक्स जो होते हैं ना, वो बैंक के चेकिंग अकाउंट के लिए लिखते हैं। और हमारे डेबिट कार्ड्स भी आ जाते हैं जिसको हम सेम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, पैसा निकालने के लिए, है ना। लेकिन हमारे टाइम डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट्स भी तो आ जाते हैं, उनका क्या। तो आजकल जो ट्रांसफर्स हैं वो आपके बहुत आसान तरीके से किसी भी सेविंग अकाउंट से यानी कि बचत खाते से चालू खाते के लिए भी भेज दिए जाते हैं, है ना। इसीलिए ये जो सेविंग अकाउंट्स हैं इनको भी स्टॉक ऑफ मनी की कैटेगरी में रखा जाता है ना। और दूसरी तरफ देखा जाए तो चेक और डेबिट कार्ड पेमेंट से अलग हमारी एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी होती है जो आजकल बहुत लोग यूज करते हैं। इसमें कहा जाता है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट यानी कि ये पैसा आपको बाद में दिया जाएगा, है ना। बेसिकली किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ज्यादा ही मनी को डिफाइन करना हार्ड रहेगा। अब फाइनेंशियल सिस्टम्स की वजह से, उनकी प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशंस की वजह से वो इकोनॉमी टू इकोनॉमी वेरी करते हैं, है ना। तो डेफिनेशन ऑफ मनी भी जो है कई बार आपकी इंटरनेशनल कंपैरिजन के हिसाब से थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है।
स्टिल ज्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो एक नैरो और ब्रॉड मेजर प्रोवाइड करते हैं मनी का। कुछ इंटरमीडिएट वाले भी आ जाते हैं। मोस्ट जेनेरिक डेफिनेशन मनी की ये आ जाती है कि भाई कोई भी जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सब लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक ऐसा एसेट होता है जिससे आप किसी भी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने डेब्ट को भी रिपे कर सकते हैं, है ना। मनी क्या कर सकता है, आपका डिलिमिटेटिंग जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता है उसको खत्म कर देता है। ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था ये होता क्या, आपने वाटर सिस्टम के बारे में सुना होगा, है ना। जो आपका वाटर सिस्टम या वाटर इकोनॉमी रहती है उसमें क्या होता है, उसमें एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ भाई। आप कोई किसान है, आपके पास 1 kg वीट है ना, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 1 पेयर शूज, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई ऐसा पैसा वैसे का सिस्टम तो है नहीं, तो अब आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिस बंदे को 1 kg वीट की जरूरत हो, ताकि आप उसको अपना वीट दे सकें, और उसके पास शूज बनाता हो, वो 1 पेयर उसको शूज मिल जाए, है ना। सॉरी, 1 पेयर शूज उसके पास है, तो आप उसको वीट सप्लाई करेंगे, बदले में वो आपको जूते देगा। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आ जाता है ना। यानी कि कोइंसिडेंस तो हो रहा है लेकिन डबल हो रहा है, कि मैं जो बेच रहा हूं वो तुम्हें चाहिए, प्लस तुम जो बेच रहे हो वो भी मुझे चाहिए। तो इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहा जाता है, जो कि बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ बात करें तो मनी को अगर हम किसी भी लिबरेटिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करना होता है तो उसके अंदर सर्टेन क्वालिटीज भी चाहिए होती हैं। सबसे पहला तो ये कि वो बहुत ही रेडिली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सारी जनता जनार्दन जिसको एक्सेप्ट करे। उसकी एक स्पेसिफिक नोन वैल्यू होनी चाहिए, 10 रुपए का सिक्का है तो पता भाई इसकी वैल्यू क्या है। इजीली डिविजिबल होना चाहिए, है ना, 100 को आप 10-10 के उसमें डिवाइड कर सकते हैं। हाई रिलेटिव वैल्यू रिलेटिव होनी चाहिए उसकी वेट से, और काउंटरफिट करना यानी कि उसको जालसाजी करना थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। तो हम थोड़ा फंक्शंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मनी की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आ जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जितने भी मार्केट ट्रांजैक्शन हमारी इकोनॉमी में होते हैं, मनी जो रहता है वो करेंसी के फॉर्म में, है ना, या फिर चेक के फॉर्म में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे माना जाता है। यानी कि अपने गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो मनी का यूज किया जाता है ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे, इससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है, ताकि जो आपके गुड्स और सर्विसेज को आपको एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें आपका टाइम बहुत कम लगे, है ना। नहीं तो आपको वाटर सिस्टम है तो भाई बंदे को ढूंढने में टाइम निकल जा रहा है, यहाँ तो आप सीधे जूतों की दुकान पे गए और अपने जूते खरीद के पैसे देके, है ना। इससे आपकी प्रॉब्लम खत्म होती है कि भाई आप चाह रहे हैं, स्पेशलाइज्ड लोगों को ढूंढ रहे हैं, सर्विसेज उनकी ढूंढ रहे हैं, ये सब करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपकी वाटर सिस्टम में चलती थी। तो भाई जो टाइम आपका इन गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए खर्च हो रहा था उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसको कह दिया जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वाटर इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्योंकि लोगों को डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को पूरा करना पड़ता है। उनको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता है जिसके पास वो गुड्स और सर्विसेज जो होने चाहिए, और उसको वो चीज चाहिए जो आपके पास हो। दूसरा आ जाता है यूनिट ऑफ अकाउंट, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है मनी का, कि भाई यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे बिहेव करना, यानी कि इसकी एक वैल्यू होनी चाहिए इकोनॉमी, है ना। अब हम वैल्यू जो है वो कैसे मेजर करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की किसी मनी के टर्म्स में ही करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक बाइक खरीदी, अब इस बाइक को आप कैसे बताएंगे भाई ये 1 लाख की है ना। कोई दूसरी बाइक है भाई, वो थोड़ी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, उसको आपने बोल दिया कि भाई ये तो 50,000 की है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर आप एक कॉमन मनी के टर्म्स में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे किलो या डिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, किलो को हम यूज करते हैं वेट के लिए, डिस्टेंस को हम करते हैं मीटर्स को यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए। हम पता लगा लेते हैं भाई तुमने 1 किलोमीटर दौड़ा, तुमने 2 किलोमीटर दौड़ा, किसका कम है किसका ज्यादा है। इसी प्रकार से मनी की वैल्यू से भी हम एक कॉमन जो गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, है ना। वाटर सिस्टम में ये एडवांटेज मिसिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर आप कंपैरेटिव प्राइसेस डिटरमाइन नहीं कर सकते। किसी के लिए 1 पेयर ऑफ जो शूज है वो बहुत ज्यादा कीमती है, आप उसको भाई गोल्ड दे रहे हैं 1 kg, लेकिन उसको गोल्ड नहीं चाहिए, बोलेगा मैं गोल्ड का क्या करूंगा, मुझे तो पहनना है एक जोड़ी भाई ये। उसके बाद आ जाता है फंजिबिलिटी।
फंजिबिलिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ अ गुड और एसेट टू बी इंटरचेंज्ड विद अदर इंडिविजुअल गुड्स और एसेट्स ऑफ द सेम टाइम, है ना। यानी कि अगर आपका ये नया नोट है 500 रुपए का, इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी किसके बराबर, ये जो आपका थोड़ा थोड़ा सा नोट है ना, ये आपका जो पुराना सा नोट हो गया 500 रुपए का। यानी कि किसी भी गुड या एसेट की वो वैल्यू जिसके द्वारा उसको दूसरे इंडिविजुअल गुड से या एसेट से चेंज किया जा सकता है, दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, दोनों की वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। 500 रुपए में तो इस 500 रुपए की नोट के आप जो सामान खरीद सकते हो वो आप इस 500 रुपए की नोट को यूज करके भी खरीद सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू आ जाता है, यानी कि मनी स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे भी काम करता है। ये आपकी रिपोजिटरी पावर और परचेसिंग पावर रहती है ओवर टाइम। यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू को हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई आपकी परचेसिंग पावर जो है वो बरकरार रखी हुई है टाइम टू टाइम। मतलब आपको सर्टेन टाइम पे आपकी तनख्वाह मिलती है, इनकम आती है आपके पास में, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद आप इसको खर्च करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई ये फंक्शन मनी का कुछ इस तरीके से देखा जाता है कि हम इनकम आने के तुरंत बाद पैसे को खर्च नहीं करना चाहते, है ना। हम उसको थोड़ी देर टाइम के लिए बचाते हैं और उसको जब नेसेसरी हमारे खर्चे आते हैं तभी हम उसको स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, है ना, या हमें डिजायर टू शॉप होती है तब। तो भाई इसमें क्या होता है कि भाई पैसे को हम डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, हाउस, ज्वेलरी, स्टॉक्स, अलग अलग फॉर्म में करते हैं। लेकिन ये जो कैश फॉर्म रहता है ना, ये सबसे ज्यादा लिक्विड रहता है, यानी कि इसको हम तुरंत यूज कर सकते हैं और तुरंत ये सबके द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाता है। आप घर बेचने जा रहे हैं किसी को, भाई टाइम लगेगा, एंड आप ज्वेलरी बेचने जा रहे हैं, टाइम लगेगा, स्टॉक्स बेचने जा रहे हैं, टाइम लगेगा। लेकिन कैश आप सामने वाले को देंगे तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। अभी देना चाहे अभी एक्सेप्ट कर लेगा, 1 महीने बाद देना चाहे तो 1 महीने बाद भी उसकी वैल्यू पैसे की सेम ही रहेगी। हम इन्फ्लेशन वगैरह की बात अभी नहीं कर रहे। उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो मनी सिर्फ आपका करंट ट्रांजैक्शंस को ही नहीं देखता है ना। जो आपके करंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको तो क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस करंट ट्रांजैक्शंस को तो देख ही रहा है वो, उसके साथ साथ में जो भाई हमारे क्या बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको भी देखता है ना। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यानी कि जब आप गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं कि भाई हम इसका पेमेंट जो है वो फ्यूचर में करेंगे। मॉडर्न वर्ल्ड में डिफर्ड पेमेंट जो है वो आपका मनी के टर्म्स में ही काउंट किया जाता है। इसमें आपके इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं वो आ जाते हैं, पेंशन्स आ जाती हैं, रेंट्स आ जाते हैं, सैलरीज आ जाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स वगैरह आ जाते हैं, है ना। तो मनी एक इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी माना जाता है अगर वैल्यू मनी की खुद में चेंज ना हो। इसी के लिए तो है इंटरेस्ट का सिस्टम आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लोन लिया, आपने लोन लिया 1 लाख का, है ना। अब 1 लाख का लोन जो है आपने सोचा कि 2-3 साल में आप निपटा देंगे, 2-3 साल में पूरा कर देंगे। तो इसके लिए आप बैंक को ईएमआई भी पे करते हैं। अब इस लोन पे आपका कुछ सर्टेन इंटरेस्ट की रेट भी लग जाती है, 8%, 10% कुछ इंटरेस्ट लग रहा है। तो एक प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका है, लेकिन इस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी लग रहा है ना, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू है ना, इसको हम इन्फ्लेशन में काउंट करते हैं जनरली। यानी कि देखो सीधी सी बात है कि भाई आज से 5 साल पहले जो आप 100 रुपए में खरीद सकते थे, अब 100 रुपए में वो चीज आपकी नहीं आएगी, वो 150 रुपए में आएगी या 200 रुपए में आएगी। महंगाई बढ़ चुकी है, यानी कि 100 रुपए की वैल्यू आज और आज से 2-3-4-5 साल पहले सेम नहीं रहेगी। सेम सिस्टम यहाँ पर है कि भाई जब आपने 1 लाख रुपए लोन से लिए हैं और जब आप उसको चुका रहे हैं तो उसकी वैल्यू में अंतर आ जाएगा। तो उस वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए आप ब्याज यानी कि इंटरेस्ट को पे करते हैं, ठीक है। तो भाई अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं या फिर डिक्रीज करते हैं शार्पली, लार्ज फ्लक्चुएशंस आते हैं मनी के वैल्यू में, तो फिर इससे मनी एक पुअर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स हो जाएगा। इसी को कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट वगैरह का सिस्टम इसमें आ जाता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ नेशनल इनकम। तो मनी क्या करता है, नेशनल आउटपुट को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है सेम तरीके से। जिन भी लोगों ने भाई क्या होता है मॉडर्न सोसाइटी में लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं, वर्कर्स, ओनर्स ऑफ कैपिटल, लैंडलॉर्ड्स वगैरह गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो रिजल्टेंट आउटपुट होता है उनको लोगों में वेजेस के थ्रू बांटा जाता है, सैलरीज जो है उनके थ्रू बांटा जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है, रेंट पे किया जाता है वगैरह वगैरह। मनी की एब्सेंस में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि लोगों को इस आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, खासकर इन विजिबल गुड्स के मामले में। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन है, वो सर्टेन तरह का प्रॉफिट दे रही है, अब आप इसको सब वर्कर्स में कैसे बांटोगे, नहीं बांट, है ना। तो मनी की हेल्प से हम ऐसे सारे चीजों को सॉल्व करते हैं। तो डेरिवेटिव फंक्शंस में मनी का डेफर्ड पेमेंट आ जाता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, है ना। स्टैंडर्ड मोड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स के तौर पे काउंट किया जाता है। टाइम वैल्यू जो मनी की रहती है, फॉर एग्जांपल जो क्रेडिट कार्ड, ईएमआई वगैरह रहता है, लोन जो आपने आज लिया है उसको आप फ्यूचर में मनी की हेल्प से पे करते हो। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी इसका रहता है, यानी कि मनी की वैल्यू थ्रू आउट द कंट्री सेम रहेगी।
नॉर्थ में भी सेम रहेगी, साउथ में भी सेम रहेगी, ईस्ट वेस्ट में मनी की वैल्यू जो है सेम रहेगी और वो ट्रांसफरेबल भी होती है। स्टोर ऑफ वैल्यू रहती है, यानी कि इसको आप बैंक अकाउंट में सेविंग्स के तौर पे रख सकते हैं और इसको इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, है ना, तो ये सब डेरिवेटिव फंक्शंस आ जाते हैं। अब उसके बाद में आता है काइंड्स ऑफ मनी। भाई मनी कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉडर्न इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी को हम दो तरीके से काउंट करते हैं, करेंसी कंपोनेंट और डिपॉजिट मनी कंपोनेंट। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे टाइप्स आ जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले कमोडिटी मनी की बात करें। कमोडिटी मनी जो रहता है, इसकी वैल्यू आती है किस कमोडिटी की ये बनी हुई है ना। कमोडिटी मनी में हमारी वो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है, या फिर इसको प्रॉपरली बोला जाए तो इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इसकी खुद की एक वैल्यू होती है। इसके साथ साथ जो अथॉरिटी ने इनके अंदर वैल्यू डाली है वो तो होगी ही होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक गोल्ड का सिक्का है ना, गोल्ड के सिक्के को सरकार ने बोल दिया भाई ये 10 रुपए का है। अब इसका वेट फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाता है 1 तोले के बराबर आ जाता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल इसको 100 ग्राम के बराबर हमने कर दी। अब गोल्ड तो अपने आप में 100 ग्राम की इसकी वैल्यू है ना, आप किसी और रीजन में चले जाइए, इसको पिघला दीजिए तो इसके 100 ग्राम के बराबर वहां पे जो वैल्यू होगी आपको मिल जाएगी, यानी कि इसकी खुद ही एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। और 10 रुपए की वैल्यू या फिर 100 रुपए की वैल्यू तो सरकार ने इसमें डाली हुई है ना। तो कमोडिटी मनी की जो आपकी वैल्यू आती है वो उसके ऑब्जेक्ट के खुद के होने की वजह से भी आती है, प्लस उससे आप जो सामान खरीद रहे हैं, जो अथॉरिटी ने उसके अंदर वैल्यू डाली है, उसकी वजह से भी आती है। ठीक है, तो गोल्ड आपका यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी काम कर जाएगा, ज्वेलरीज वगैरह बनाने के तौर पे भी काम में आ जाएगा, लेकिन इसकी फेस वैल्यू जो रहती है वो थ्रू आउट द ऑल द रीजन सेम नहीं रहती। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर गोल्ड बहुत सस्ता है ना, तो फिर वहां पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर गोल्ड बहुत महंगा है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाए। जनरली कमोडिटीज आपकी जो पेरिशेबल होती थी नेचर में, जैसे गेहूं वगैरह हो गया, अनाज वगैरह हो गया, है ना, वो यूज की जाती थी, बल्कि होती थी बहुत ज्यादा कैरी करना, और फंजिबिलिटी नहीं होती थी, यानी कि दूसरे आइडेंटिकल आइटम्स आप इसको रिप्लेस इतनी आसानी से नहीं कर सकते थे, म्यूचुअली इंटरचेंजेबल नहीं होती थी, डिविजिबिलिटी आसानी से नहीं देखी जा सकती। इसी के सेम कैटेगरी में मेटेलिक मनी भी आ जाता है, यानी कि ये प्योर और सुपीरियर मेटल्स का बना रहता है, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर का। इस तरह का जो मेटेलिक मनी रहता है, इसकी जो फेस वैल्यू रहती है, यानी कि जो सरकार ने अथॉरिटी दी है, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर नहीं रहती, है ना। तो वैल्यू जो पॉइंट्स में डाली गई है इसको फेस वैल्यू लिखा जाता है, जैसे 20 लिखा हुआ है, 50 वगैरह लिखा हुआ है, और जो मेटल की वही वैल्यू आ जाती है जो उसको मिंट करने में यूज किया जाता है, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। अब इसमें जो मेजर डिवीजन की बात कर रहे थे हम, करेंसी कंपोनेंट, उसकी बात कर ले। करेंसी कंपोनेंट का मतलब होता है पेपर मनी, है ना। इंडिया में वर्चुअली सारा का सारा जो पेपर मनी होता है जो सर्कुलेशन में है, वो आपकी जो नोट्स हैं उनको आरबीआई की तरह इशू किया जाता है, 1 रुपए के नोट को छोड़ के, है ना। तो करेंसी जो नोट्स रहते हैं उनकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम रहती है, यानी कि उनकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप किसी नोट को ले जाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत काट पीट देंगे, इस पे से ऐसा कर देंगे, आप किसी बंदे के पास जाएंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, है ना। ये प्रॉपर अपने फॉर्म में जो रहता है इसकी वैल्यू रहती है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है, ये इनकन्वर्टिबल रहता है, मतलब कि कोई कंपल्सन नहीं होता सेंट्रल बैंक के लिए कि भाई इसको ये गोल्ड के बेसिस पे आपको एक्सचेंज करें। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में तकरीबन सारी कंट्रीज ने गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी को अबेंडन कर दिया था। सारे नोट्स पे लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 10 रुपीज, जो कि आरबीआई के गवर्नर के द्वारा साइन रहता है, ठीक है। तो जो आपकी फेस वैल्यू ऑफ द पेपर रहती है ना, जो पेपर की आपकी वैल्यू रहती है, ठीक है, या मेटल की अगर हम वैल्यू की बात कर लें, ठीक है, तो ये अपने आप में उसकी नेटवर्थ से कम होनी चाहिए, है ना। तो फिर लोग क्या करेंगे, ऐसे नोट्स को, कॉइन्स को एक्सेप्ट करेंगे। आपने किसी को सिक्का दे दिया, 100 रुपए का सिक्का है, गोल्ड का है, बंदा उसको 100 रुपए के लिए थोड़ी यूज करेगा, वो उसको पिघला के ज्वेलरी बनाएगा या दूसरे तरीके से उसको बेचेगा, है ना। तो भाई ऐसे नोट्स और कॉइन्स की जो वैल्यू है उनकी फेस वैल्यू से वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आपको गुड्स का या सर्विसेज का एक्सचेंज करना है तो ठीक है, जो उनसे ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि जो वैल्यू रहती है करेंसी नोट्स की या कॉइन्स की, वो उसकी गारंटी से आती है जो कि दिया जाता है इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा, जैसे इंडिया में आरबीआई के गवर्नर के द्वारा दिया जाता है ना। तो हर करेंसी नोट पे एक फेस प्रॉमिस लिखी रहती है गवर्नर ऑफ आरबीआई के द्वारा कि भाई अगर ये कोई नोट आरबीआई के सामने रखेगा तो आरबीआई क्या करेगा, या किसी कमर्शियल बैंक के सामने रखेगा तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि भाई वो उस इंसान को उतने बराबर परचेसिंग पावर देगा, है ना, उसकी जो वैल्यू लिखी हुई है उस नोट के बराबर। सेम चीज आपकी कॉइन्स के केस में भी सही है। तो करेंसी नोट्स और कॉइन्स, इसीलिए इनको फिएट मनी भी कहा जाता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के फिएट यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इशू किए गए हैं। ठीक है, इनको लीगल टेंडर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनको एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन सेटल डाउन करना हो। ठीक है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए थे जिसके द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट्स को उन्होंने डिमोनेटाइज कर दिया था। इसका सिंपल सा ही मतलब था कि जो लीगल टेंडर करेंसी थी, इनकी जो लीगल टेंडर वैल्यू थी, वो खत्म हो गई थी एक सर्टेन पीरियड से। शायद मेरे ख्याल से नवंबर में हुई थी, नवंबर 2020 ऐसा कुछ था टाइम, आई एम नॉट एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम से आपका उसकी वैल्यू खत्म कर दी गई थी। तो डीमोनेटाइजेशन ऑफ जो करेंसी रहता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि भाई डिसकंटिन्यू कर दिया गया है करेंसी को सर्कुलेशन में से, अब नई करेंसी आई। आई एम चिल टू पे द बेयर, तो सम ऑफ 5 रुपीज चिल नहीं होता, यहाँ लिखा रहता है आई प्रोमिस टू पे द बेयर। ठीक है, तो ये था भाई। अब उसके बाद में जब भी हमारा फिएट मनी यानी कि जो पेपर मनी रहता है, इसको बैक किया जाता है गोल्ड या सिल्वर के स्टैंडर्ड से, तो इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव मनी। ठीक है, और जब सेंट्रल बैंक प्रॉमिस करता है टू पे द बेयरर ऑफ द सम ऑफ दिस मैनी रुपीज, तो करेंसी हमारी क्या हो जाती है? करेंसी हमारी हो जाती है एनोनिमस बेयरर बॉन्ड विथ जीरो इंटरेस्ट। यानी कि ये जो बॉन्ड है, ये जो नोट आपके हाथ में है, ये एक एनोनिमस बेयरर बॉन्ड है। अब ये आपका एनोनिमस बेयरर बॉन्ड क्या है? क्योंकि भाई सरकार को नहीं पता कि उनके सामने ये नोट लेके कौन आए, कोई भी आ सकता है ना। सरकार ने तो भाई बैंक में डाल दिया, ये 10 हाथों से होके उनके पास आ सकता है। तो एनोनिमस बेयरर बॉन्ड हो गया, यानी कि ये बंदा है, इसके हाथ में ये बॉन्ड है, लेकिन इसका जो है वो जीरो इंटरेस्ट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई आप एक महीने आपने अपने पास ये रखा 100 का नोट, आप सरकार के पास पहुंच गए कि भाई इसके ऊपर आप मुझे इंटरेस्ट भी पे कीजिए। नहीं, आप जो है सरकार के पास एक 500 का नोट लेके जाएंगे, तो इस 500 के नोट के बराबर की वैल्यू ही आपको मिलेगी, इस पे कोई इंटरेस्ट आपको सरकार के द्वारा पे नहीं किया जाए। ठीक है, इंडिया में दो एंटिटीज मनी को, फिएट मनी को इशू करती हैं। पहली तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कॉइनेज एक्ट 1909, ये सारे कॉइन्स को और उसके साथ साथ आपके 1 रुपए के नोट को इशू करती हैं। ठीक है, जबकि आरबीआई एक्ट 1934 एम्पावर करता है आरबीआई को कि बाकी के बैंक नोट्स को, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड एम्पावर्ड है कि भाई वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन कर सके कि भाई किस तरह के नोट्स को इशू करना है और किस तरह को उस नोट्स को सर्कुलेशन में बंद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई फिएट मनी की कैटेगरी में क्या क्या नहीं आता है। फिएट मनी की कैटेगरी में भाई आपका जो भी पैसा जिसपे गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, लीगल बैकिंग नहीं है, सुपर स्टोर्स जो रहते हैं ना, सुपर स्टोर्स के जो भाई आपके प्लास्टिक कॉइन्स होते हैं, कार्ड्स वगैरह होते हैं, ये सब भी भाई आपके कार्ड्स हो गए, कूपन्स वगैरह हो गए, इन सबको भी भाई आप जो है फिएट मनी में काउंट नहीं करते। किसी सुपर स्टोर के कॉइन या कार्ड या कूपन्स को आप दूसरे में यूज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ शेयर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, डिवेंचर्स आ जाते हैं, जी सैक या टी बिल्स वगैरह आ जाते हैं, ये भी फिएट मनी में काउंट नहीं होते। डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह, ये भी फिएट मनी में नहीं आते हैं। इसके साथ साथ बिटकॉइन और बाकी डिजिटल करेंसी भी उसकी कैटेगरी में नहीं आते। उसके बाद डिपॉजिट मनी कंपोनेंट की तरफ देखें तो डिपॉजिट मनी या फिर इसको हम कहते हैं बैंक मनी। ठीक है, ये जो डिपॉजिट मनी या बैंक मनी रहता है, इसका मतलब ये रहता है कि भाई बैंक्स के पास में कितना डिपॉजिट रखा हुआ है ना। डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आपके जो चेक्स वगैरह हैं वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। भाई आपने 1 लाख रुपए अगर जमा जमा कर रखे हैं बैंक में, तो आप दूसरे बंदे को चेक दे सकते हैं कि भाई 1 लाख आप मेरे अकाउंट से निकाल लीजिए। इसको सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा बैक किया जाता है ना, चेक के द्वारा, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह। अब ऐसे डिपॉजिट्स आपके दो टाइप के होते हैं। पहला रहता है भाई हमारा डिमांड डिपॉजिट। ठीक, ये जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ये बैंक के द्वारा पेबल होते हैं ऑन डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर, है ना। अकाउंट होल्डर ने एक डिमांड ड्राफ्ट दे दिया कि भाई ये डिमांड ड्राफ्ट है, इतने इतने रुपए आप मुझे दे दीजिए, है ना। तो जनरली कई सारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के लिए आप लोग इसको यूज करते हैं, दूसरी जगहों के लिए यूज करते हैं कि भाई आपने बैंक को डिमांड ड्राफ्ट भर के भेज दिया किसी के नाम पे कि भाई फलाने इंस्टीट्यूट को मेरी तरफ से इतनी फीस जमा कर दीजिए। मेरे ख्याल से फी पेमेंट करते हुए डिमांड ड्राफ्ट वगैरह काफी यूज किए जाते थे पहले, अभी भी कई जगह यूज किए जाते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स हो गया। और दूसरा जो आपका टाइप आता है, इसको कहा जाता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, जितने भी आपके बाकी टाइप्स का आ जाते हैं ना, एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, इसमें फिक्स्ड पीरियड होता है मैच्योरिटी का और इनको टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। जनरली आप में से जिनके भी घर वाले सर्विस वगैरह करते हैं, किसी भी तरह की नौकरी में है, वो लोग एफडी वगैरह करवाते ही है ना, कि भाई 10 साल की हमारी जो नौकरी हो गई, उसके बाद में हमारी तनख्वाह से जो
तकरीबन बराबर पैसा निकल रहा था, वो एफडी में जा रहा था। इस पे सर्टेन परसेंट जो इंटरेस्ट है वो आपका सरकार या जो भी अथॉरिटी है वो पे कर रही है ना। लेकिन अगर आप 10 साल से पहले इसको निकालते हैं, यानी कि उसकी इमेच्योरिटी में निकालते हैं, तो प्रॉपर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर इसको 10 साल के बाद निकाला है या सर्टेन टाइम पीरियड बाद निकाला है, तो आपको ये जो पैसा है इसमें इंटरेस्ट वगैरह भी मिलके लग के मिलेगा। तो इसको एफडी कहते हैं। एफडी की मेरे पास इसका कंसेप्ट सबको ही पता होगा, है ना। लेकिन भाई यहाँ पर ये चेक होता है ना, ये चेक आपका लीगल टेंडर की कैटेगरी में नहीं होता। यानी कि कोई भी इंसान लीगली रिफ्यूज कर सकता है कि भाई मुझे चेक का पेमेंट नहीं चाहिए। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि सामने वाला बंदा उस चीज को एक्सेप्ट करने से, गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं आप, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ और चीज खरीद रहे हैं। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सामने वाला बंदा आपको मना नहीं कर सकता कि नहीं भाई मैं जो हूँ मैं इसको नहीं ले सकता, नहीं ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन लीगली रिफ्यूज कर सकता है चेक के पेमेंट के लिए, यूपीआई की पेमेंट के लिए भी बंदा मना कर सकता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि चेक को बैंक के द्वारा ऑनर किया जाएगा अगर आपके अनसफिशिएंट डिपॉजिट्स होते हैं तो, है ना। ट्रांजैक्शंस आपके ऑन द स्पॉट सेटल किए जा सकते हैं, इससे टाइम सेविंग भी होती है आपकी। ऑप्शन जो डेफर्ड पेमेंट का है वो भी लिया जा सकता है, इजी टू ट्रांसफर है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए डिफर्ड पेमेंट भी यूज किया जाता है ना। जो एग्जैक्ट अमाउंट होती है उसको भी ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि कोई चेंज की प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लस इसको हार्ड टू काउंटरफिट करना और डुप्लीकेट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है ना। इसको फ्रीज भी किया जा सकता है अगर आपका कार्ड चुरा लिया गया है। केवाईसी के नॉर्म्स वगैरह है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड जो बहुत सारी चीजें हैं, ये हाई वैल्यू पेमेंट के लिए इशू कर दिए गवर्नमेंट ने, ओटीपीज वगैरह आ जाते हैं, है ना। तो ये वाले सिस्टम आ जाते हैं। उसके बाद में फिड्यूशियरी और क्रेडिट मनी की बात करें, तो भाई ये जो हमारा फिड्यूशियरी मनी रहता है, ये आपका वो पैसा रहता है जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट आपका पेयर और पेई के बीच में है ना। पेयर और पेई ने आपस में अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि भाई ये जो पेमेंट आप कर रहे हैं ये सही है। इसमें भाई हमारे चेक, बैंक नोट्स वगैरह आ जाते हैं। और भाई क्रेडिट मनी का मतलब होता है वो पैसा जिसकी वैल्यू कमोडिटी मनी से ज्यादा रहती है ना। तो भाई ये हमारा मनी का कंसेप्ट था, बेसिक वो आ जाता है। बात कर लेते हैं मनी सप्लाई इन इंडिया की। तो भाई मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई है मनी सप्लाई या फिर टोटल सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, जो कि आपकी एक्टिव सर्कुलेशन में चल रही हो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में एक सर्टेन टाइम, है ना। मतलब कि जो पब्लिक के द्वारा हेल्ड किया गया पैसा है, जो पब्लिक के पास पैसा है, जिसमें सारी इकोनॉमिक यूनिट्स आ जाती है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं आपके, ठीक है, बिजनेस फर्म्स भी आ जाती हैं, इसके साथ साथ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जो है प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी को काउंट नहीं करते, इनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। प्रोड्यूसर मनी में कौन आ गया? आरबीआई हो गई, गवर्नर हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, ताकि डबल काउंटिंग ना की रोकी जा सके, है ना। तो मनी सप्लाई एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इकोनॉमिस्ट मनी सप्लाई को एनालाइज करते हैं, कुछ पॉलिसीज डेवलप करते हैं उसके आसपास, ताकि इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल किया जा सके, मनी की सप्लाई को किया जा सके, जो भी की सप्लाई आ रही है ना। तो मनी सप्लाई डेटा को कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और पीरियडिकली आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अब सप्लाई ऑफ मनी के बहुत सारे सिनोनिम्स आ जाते हैं। इसको हम मनी स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, इसको हम स्टॉक ऑफ मनी भी कह सकते हैं, इसको मनी सप्लाई भी कहा जाता है और इसको क्वांटिटी ऑफ मनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो सप्लाई ऑफ मनी होता है उसका सीधा सा मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड द अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी, या फिर जिसको रिजर्व मनी कहा जाता है, जो रिजर्व बैंक के द्वारा हेल्ड किया जाता है। अब मनी को मेजर करने के लिए आपके अलग अलग तरीके आ जाते हैं, जैसे कि भाई हम इसको काउंट करते हैं M0 के द्वारा, M1, M2, M3 और M4। इनकी डेफिनेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। जैसे M0 की बात करें तो M0 को कहा जाता है हाई पावर्ड मनी, ठीक है। हाई पावर्ड मनी कहा जाता है, मॉनेटरी बेस या बेस मनी भी कहा जाता है। रिजर्व मनी आपका मॉनेटरी बेस होता है हमारी इकोनॉमी का। रिजर्व मनी यानी कि इसको रिजर्व मनी भी कह लीजिए आप। रिजर्व मनी जो रहता है आपका यानी कि M0, इसका मतलब होता है कि कितनी करेंसी जो है हमारी वो सर्कुलेशन में है, ठीक है। प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं बैंकर्स के वो आरबीआई के पास कितने हैं, प्लस अदर डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं जो कि आरबीआई के पास रखे हुए हैं।
अब ये अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है? अदर डिपॉजिट्स में आपके क्वासी जो गवर्नमेंट्स है, जो आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डिपॉजिट्स आ जाते हैं, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, प्राइमरी डीलर्स आ जाते हैं, बैलेंसेस आ जाते हैं भाई आपके इन द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स, अकाउंट्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि IMF वगैरह जिन्होंने RBI के पास पैसा रखा हुआ है, ये सब अदर्स में आ जाता है। दूसरी तरफ हमारा आ जाता है M1। M1 का सीधा सा डेफिनेशन है करेंसी विथ पब्लिक। भाई पब्लिक के पास में कितनी करेंसी है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें हमारे कॉइन्स, करेंसी, नोट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है। प्लस इसमें आ जाता है भाई हमारा नेट डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। नेट डिमांड डिपॉजिट्स जो पब्लिक के द्वारा हैंड किए गए हैं कमर्शियल बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में, RBI के पास नहीं, ठीक है। तो इसमें वो सारे फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड कर लिए जाते हैं जिनको मींस ऑफ पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो M1 को नैरो मनी भी कहा जाता है। इसको नैरो मनी की डेफिनेशन में भी काउंट किया जाता है क्योंकि मनी सप्लाई, इसमें जो आपकी डेफिनेशन ऑफ मनी आ जाती है काफी नैरो आ जाती है, यानी कि इसमें सिर्फ आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन काउंट किया जाता है। इसीलिए इसमें वो एसेट्स काउंट किए जाते हैं जो कि हाईली लिक्विड होते हैं, जिनको जनता जो है तुरंत यूज कर सके, हाथ में लेके भाई तुरंत यूज कर सके खर्च करने के लिए, है ना। ये जो नेट आपका वर्ड इसमें आया है ना, नेट का मतलब होता है कि ओनली डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। यहाँ पर आप सिर्फ उन पैसों को काउंट करेंगे जो पब्लिक ने बैंक्स के पास रखे हुए हैं। इंटरबैंक डिपॉजिट्स यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक के पास जो पैसा रखा हुआ है, कमर्शियल बैंक्स के पास रखा हुआ है, एक कमर्शियल बैंक ने दूसरे कमर्शियल बैंक में, उसको भाई इस मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा, है ना। और डिमांड डिपॉजिट जो आपके रहते हैं दूसरी तरफ, ये वो पैसा है जो लोगों ने बैंक्स में इकट्ठा कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, RBI के पास में रखा हुआ है ना। बाकी डिपॉजिट जो RBI के पास में रखे हुए हैं, तो लोग इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं? चेक्स वगैरह इशू करते हैं। दूसरी तरफ M2 आ जाता है। M2 को हम सिंपली बोलते हैं M1 प्लस। इसमें हमारे पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स आ जाते हैं। M1 तो आ ही जाता है ना। M1 की सारी चीजें प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स आपके कमर्शियल बैंक्स के कंपैरिजन में लेस लिक्विड होते हैं। लेस लिक्विड ये कैसे होते हैं भाई? देखो भाई, जो भी सेविंग्स आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में खुलवाते हैं ना, पोस्ट ऑफिस में कई लोग स्कीम्स वगैरह में करते हैं 4-5 साल बाद मैच्योरिटी हो जाएगी, ऐसा ऐसा करके मेरे घर पे भी हो रखा है, ठीक है। तो इसको भी डिमांड पे विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि भाई चेकेबल जो पोर्शन रहता है इन डिपॉजिट्स का बहुत छोटा रहता है ना, कि भाई इतने अमाउंट का ही चेक आप ड्रॉ कर सकते हैं, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का। पहली लिमिटेशन ये आ गई। दूसरा क्या रहता है कि नंबर जो आपका विड्रॉल्स का रहता है उस पर लिमिट रहती है कि एक हफ्ते में आप 10,000 निकाल सकते हैं, लेकिन वो 2 बार में ही निकाल सकते हैं, यानी कि 5,000 में, है ना। मैक्सिमम लिमिट जो है भाई आपकी वो सेट कर दी जाती है ऑन द अमाउंट ऑफ एनी सिंगल विड्रॉल, कि भाई एक बार से 5,000 रुपये निकालेंगे, 10,000 रुपये निकालेंगे, है ना। अगर एडवांस में नोटिस दिया जा रहा है तो वो अलग चीज है, अदरवाइज एक रिस्ट्रिक्शन ऐसे ही लगाई जाती है। तो इसकी वजह से जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये लेस लिक्विड होते हैं, ये तुरंत हमें नहीं अवेलेबल होते, है ना। ये तुरंत अवेलेबल नहीं हो पाते। जो सेविंग डिपॉजिट बैंक के पास में होता है वो हमें तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं। तो M1 और M2 दोनों को नैरो मनी कहा जाता है। उसके बाद में भाई हमारा तीसरा आ जाता है। तीसरा आ जाता है M3। M3 का मतलब होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विथ बैंक, ठीक है। मतलब M3 विल बी इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या था भाई, आपका कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जो टाइम डिपॉजिट्स हैं इनको मनी सप्लाई में आपका बेसिकली इंक्लूड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे काउंट करते हैं। फिक्स्ड या फिर टाइम डिपॉजिट्स के केस में जो डिपॉजिटर्स बैंक से ले सकते हैं, FD का पैसा है वो भी तो आप ले सकते हैं ना बैंक से। लेकिन कुछ केसेस में डिपॉजिटर्स जो रहते हैं वो अपने पैसे को जनरली ले तो सकते हैं, लेकिन उनको अपना इंटरेस्ट जो है वो फॉरगो करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताने का है ना। टाइम से पहले, मैच्योरिटी से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं FD वगैरह में से, तो आपको इंटरेस्ट वगैरह अपना छोड़ना पड़ता है, पेनल्टी वगैरह भी लग जाती है कई केस में। तो ये बेसिकली आपका टाइम डिपॉजिट के साथ बैंक का ट्रीटमेंट रहता है ना। तो नैरो मनी में से भाई हम सारे जितने भी टाइम डिपॉजिट्स हैं उसको हटा देते हैं।
नैरो मनी में हमारे टाइम डिपॉजिट्स काउंट नहीं किए जाते हैं ऑफ द पब्लिक विद द बैंकिंग सिस्टम ऑन द ग्राउंड, कि भाई ये जो है ये एक अर्निंग एसेट्स के तौर पे काउंट किए जा रहे हैं और ये लिक्विड नहीं होते रियल सेंस में, है ना। हम इनको एक अर्निंग एसेट के तौर पे तो काउंट कर रहे हैं कि सर्टेन टाइम बाद हम 10 लाख जमा किए तो 20 लाख रुपए मिलेंगे, और ये हमारे लिए रियल सेंस में देखा जाए तो लिक्विड नहीं है, ये तो इमरजेंसी के केस में बंदा यूज करता है। तो M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इसको हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी कहते हैं। फिर आ जाता है M4 का सीधी सी डेफिनेशन आ जाती है M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, ठीक है। टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आ जाते हैं, इसमें FD भी काउंट कर ली जाती है जो पोस्ट ऑफिस के साथ में होती है, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को माइनस कर दिया जाता है। M3 और M4 को दोनों को मिला के बोला जाता है ब्रॉड मनी, ठीक है। सारे कंपोनेंट जिनके बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया था, करेंसी कंपोनेंट हाईली लिक्विड होता है क्योंकि करेंसी कंपोनेंट सबसे हाईली लिक्विड है। उसके बाद में डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं क्योंकि इनको भी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है मनी में ऑन डिमांड, है ना। उसके बाद थर्ड नंबर पे भाई हमारे सेविंग डिपॉजिट्स आ जाते हैं जो अपने पोस्ट ऑफिस के साथ में किए गए हैं, है ना। तो मतलब जो डिग्री ऑफ लिक्विडिटी होती है वो टाइम डिपॉजिट्स के केस में सबसे कम होती है, FD वगैरह के केस में, क्योंकि उनको कैश में आप जनरली बिना किसी लॉस के कन्वर्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है ना। या तो मैच्योरिटी से पहले अपने पैसा निकाला तो इंटरेस्ट वाला आपका चला गया या पेनल्टी वगैरह लग गई। तो ये जो ग्रेडेशंस हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। M1 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, सबसे इजिएस्ट रहता है ट्रांजेक्शन के लिए, जबकि M4 जो रहता है सबसे लीस्ट लिक्विड रहता है। अब उसके बाद हाई पावर्ड मनी की बात करें तो भाई टोटल लाइबिलिटी जो मॉनेटरी अथॉरिटी की कंट्री की रहती है RBI की, है ना, इसको कहा जाता है मॉनेटरी बेस या फिर हाई पावर्ड मनी। इसके अंदर करेंसी आ जाती है, कौन सी करेंसी आ जाती है, नोट्स और कॉइन्स जो आपके सर्कुलेशन में है, जो पब्लिक के पास में है, प्लस जो पब्लिक के पास में है, प्लस जो पैसा आपका प्राइवेट बैंक्स के वॉल्ट्स यानी कमर्शियल बैंक्स के वॉल्ट्स में रखा हो, है ना। प्लस इसमें डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक्स ने RBI के साथ में रखे हुए हैं, है ना। तो अगर कोई पब्लिक का मेंबर करेंसी नोट RBI को देता है तो RBI को उसके बराबर की पैसा देना पड़ता है। सिमिलरली जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आपके रिफंडेबल होते हैं RBI के द्वारा। अगर डिपॉजिट होल्डर्स पैसा उनसे मांगते हैं, गवर्नमेंट या जो भी उनसे पैसा मांगता है, तो वो पैसा भी उनको देना पड़ता है। ये आइटम्स बेसिकली क्लेम्स होते हैं विच आर जनरल पब्लिक गवर्नमेंट और बैंक्स हैव ऑन RBI, और इसीलिए इनको लायबिलिटी माना जाता है। मतलब ये सिंपल वही काम हो गया ना कि RBI के पास में पैसा है तो ये RBI की लायबिलिटी हो गई, क्योंकि RBI को वो पैसा सर्टेन टाइम पे भाई वापस करना ही करना है। उसके बाद में आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी पे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी का मतलब रहता है कि भाई कोई बेनिफिट जो आपको मिल सकता था लेकिन वो आपने छोड़ दिया एक दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन अपनाने के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहा जाता है। जैसे कि भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने जॉब करना स्वीकार कर लिया तो फिर आप एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस को छोड़ रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद में आपने बोला चलो मैं जॉब कर लेता हूँ, मैं MBA नहीं करूँ, तो MBA के दौरान जो एजुकेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंस आपको मिलना था वो नहीं मिल रहा है। अगर आपने गैप ईयर को जो है लेना स्वीकार कर लिया तो फिर आप यू आर गिविंग अप अ लॉट ऑफ मनी, है ना। आप बहुत सारा पैसा छोड़ दे रहे हैं जो आपका जॉब वॉब वाला है। इधर वे आपको एक चीज छोड़नी पड़ रही है दूसरी चीज अचीव करने के लिए, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सीधा सा मतलब होता है कि भाई आपने कोई एक सर्टेन चीज को चूज किया, उसके बदले में दूसरी चीज को आपने छोड़ दिया। अब अगर आप इस चीज को अगर कर लेते तो उसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट हो सकता था, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है रिटर्न ऑफ मोस्ट लिक्विडेटिव ऑप्शन माइनस रिटर्न ऑफ चूजन ऑप्शन, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 होती है फ्री गुड्स के लिए, जैसे कि एयर, कॉमन गुड्स जैसे कि फिश, ग्रेजिंग लैंड वगैरह। पब्लिक गुड्स जैसे कि स्ट्रीट लाइट, डिफेंस, इनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है उस पैसे को किसी और जगह खर्च कर देती, है ना। मान लीजिए आप समझ लीजिए इसको भाई किसी की तनख्वाह बढ़ाने की जगह वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पब्लिक गुड्स के केस में 0 नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई इन इंडिया की तरफ, ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे पहला भाई हमारा मॉनेटरी बेस आ गया। मॉनेटरी बेस का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी, टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी जो है जो कि जनरल सर्कुलेशन में है ना, जो कि मार्केट में भाई दौड़ रही है, जो पब्लिक के हाथ में है। कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट जो है वो सेंट्रल बैंक के रिजर्व
में आ जाते हैं, इसको मॉनेटरी बेस कहा जाता है। अगर ज्यादा रिजर्व मनी आपका होगा सिस्टम में तो मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी, है ना, मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। और अगर सिस्टम में पैसा कम होगा तो रिजर्व मनी जो है आपका, वो अगर सिस्टम में कम होगा तो फिर मनी सप्लाई आपकी घट जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए तो आरबीआई क्या करती है, डियर मनी पॉलिसी अपनाती है, इसको टाइट मनी पॉलिसी कहा जाता है ना। इसके द्वारा मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है। और चीप मनी पॉलिसी भी यूज करती है, जिसके द्वारा मार्केट में मनी सप्लाई आपकी सॉरी डियर मनी पॉलिसी के द्वारा मार्केट में आपका मनी सप्लाई घटाई जाती है, और चीप मनी पॉलिसी में आपका जो है मार्केट में सप्लाई बढ़ाई जाती है। पीपल्स चॉइस की बात करें, जब आप लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम का एक हायर पोर्शन उसको डिपॉजिट करना स्वीकार करते हैं, भाई इसको तो हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मनी सप्लाई आपकी कम चली जाएगी, मार्केट में पैसा कम रहेगा। फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो फिजिकल पॉलिसी डिपेंड करती है, डील करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ, कि गवर्नमेंट टैक्स में क्या चेंजेस ला रही है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स यानी कि खर्चों में क्या चेंजेस ला रही है ना, ओवरहेड्स जो उसके हैं, कंपोनेंट्स वगैरह हैं, उससे भी भाई पैसा आपकी क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई मार्केट में कम या ज्यादा होता है। तो मनी सप्लाई आपका पब्लिक के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ये इन्फ्लुएंस रहता है जनरली किसी भी सरकार के, आरबीआई के डिसीजंस के साथ में, ठीक है, आरबीआई के डिसीजन के साथ में, कमर्शियल बैंक्स के डिसीजंस के साथ में, जो कि इंटरनल पब्लिक की चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि भाई तुम्हें कैश होल्ड करना है कि नहीं करना है ना। उन्होंने क्या कर दिया भाई, उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो फिर आपको क्या है, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो पब्लिक जाके बैंक में डिपॉजिट करने लगती है। वो बोलते हैं कि भाई अगर हमसे लोन लोगे तो तुम्हें कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाएगा, तो पब्लिक लोन लेने लगती है। तो ये सिस्टम होता है ना। तो ये इन्फ्लुएंसेस मनी सप्लाई पे होते हैं, इनको हम इन चीजों से देख सकते हैं। प्लस बिजनेस साइकिल भी आ जाता है कि भाई बूम साइकिल में मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, और डिप्रेशन साइकिल में मनी सप्लाई आपकी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो कुछ फॉलोइंग की रेशियोज आ जाते हैं जिससे हम ये चीजें इन्फ्लुएंसेस को समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो का सीधा सा मतलब होता है कि भाई जो रेशियो आपका, कौन सा रेशियो, जो मनी पब्लिक ने अपने हाथ में करेंसी के तौर पे ले रखा हो, है ना, और जो पैसा उनका बैंक डिपॉजिट्स में रखा हो, इसका जो रेशियो होता है इसको सीडीआर कहा जाता है। ये लोगों की लिक्विडिटी की प्रेफरेंसेस को शो करता है, यानी कि ये एक बिहेवियरल पैरामीटर है जो कि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे सीजनल पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। दिवाली आते आते, त्योहार आते आते लोग मार्केट में पहुंच जाते हैं, लोग खर्चा करने लगते हैं। उस टाइम पे लोग बैंक्स में अपना पैसा रखना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उन पैसे की जरूरत उनको हाथ में होती है ना। तो लोग क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट को कैश बैलेंस में चेंज करने लगते हैं अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आ जाता है, यानी कि बैंक क्या करता है, बैंक एक सर्टेन आपका पार्ट ऑफ मनी जो रहता है वो अपने पास रखता है ना। जो लोगों ने, भाई जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, उन्होंने बैंक्स में पैसा रखा है, बैंक्स में डिपॉजिट किया है। अब बैंक उसका सर्टेन जो पार्ट है वो अपने पास रखते हैं रिजर्व मनी के तौर पे, है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और बाकी कुछ पैसा जो है वो लोन कर देते हैं बाकी लोगों को, अपने इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी को लोन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो रिजर्व मनी में आपकी दो चीजें आ जाती हैं, एक तो वो जो वॉल्ट कैश में रखा रहता है पैसा आपका, ठीक है, बैंक्स के पास में, और दूसरा रहता है आपका डिपॉजिट, जो बैंक क्या करते हैं, आरबीआई के पास जमा करते हैं, है ना। तो बैंक क्या करते हैं, इस रिजर्व को यूज करते हैं जब अकाउंट होल्डर्स उनसे पैसा लेने के लिए आते हैं। तो RDR यानी कि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो रहता है, ये आपका टोटल डिपॉजिट्स का प्रोपोर्शन रहता है जो कमर्शियल बैंक रिजर्व के तौर पे रखते हैं, ठीक है। तो कीपिंग रिजर्व इज कॉस्टली फॉर बैंक, रिजर्व रखना बैंक के लिए कॉस्टली होता है, क्योंकि उस रिजर्व को वो बाकी बाहर भी तो दे सकते थे ना, लोन वगैरह के लिए दे सकते थे, बाकी चीजों के लिए दे सकते थे, इंटरेस्ट अर्निंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दे सकते थे, जिससे जिससे उनको ब्याज की दरें जो है वो ज्यादा मिल रही हैं। लेकिन आरबीआई ने ये मैंडेट किया है कि कमर्शियल बैंक्स को कुछ रिजर्व्स रखने ही पड़ेंगे, है ना, ये इंश्योर करने के लिए कि भाई आपके एसेट जो है वो एक सेफ कुशनिंग में रहें। अगर कभी मान लीजिए अकाउंट होल्डर्स अपना पैसा एक आ गए तो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद में आता है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है ताकि एक हेल्दी RDR कमर्शियल बैंक में मेंटेन किया जा सके। तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट CRR आ जाता है जो स्पेसिफाई करता है कि भाई कितना डिपॉजिट्स बैंक को, कितना फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट बैंक्स को जो है वो आरबीआई के पास रखना है, ठीक है। और दूसरा टूल आ जाता है SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका सिंपल सा मतलब आ जाता है बैंक को गिवन फ्रैक्शन जो है अपने टोटल डिमांड का या टाइम डिपॉजिट्स का, वो स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स के तौर पे अपने पास रखना है, सॉरी के तौर पे रखना है, ठीक है, मेंटेन करना अपने पास। ये भाई आपका SLR आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद आ जाती है बैंक रेट। इन रेशियोज के अलावा आरबीआई क्या करती है, एक सर्टेन तरह की इंटरेस्ट रेट को भी यूज करती है ताकि आपकी आरडीआर की जो वैल्यू है उसको मेंटेन किया जा सके। अब कमर्शियल बैंक्स के जो होते हैं ना, ये आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं जब उनके पास रिजर्व्स कम आ जाते हैं, है ना। तो अगर आपकी जो बैंक रेट है ये हाई है, तो फिर आरबीआई से पैसा लेना इनके लिए क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है भाई, क्योंकि आरबीआई ज्यादा ब्याज की दरें लगा रहा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगा रहा है ना। तो इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई इनकरेज करता है कि भाई आप अपने पास एक हेल्दी आरडीआर मेंटेन रखिए, आपको हमसे पैसा उधार लेने की जरूरत ही ना पड़े। अपनी फिजिकल पॉलिसी से गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ एक्सटेंट तक मनी की सप्लाई बढ़ाती है मार्केट में, ठीक है। अब उसके बाद कमर्शियल बैंक्स जब पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, जब पब्लिक से डिपॉजिट्स आपके एक्सेप्ट करते हैं, और इस पैसे को वो क्या करते हैं और दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो जिससे उनको इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट मिलती है उसको लोन आउट करते हैं, है ना। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर की जाती है बैंक के द्वारा टू डिपॉजिट होल्डर, जो पैसा आप जब बैंक को जमा कर रहे हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जा रही है इसको कहा जाता है बोरोइंग रेट, ठीक है। और जिस रेट पे बैंक आपके दूसरे लोगों को भाई पैसा उधार दे रहे हैं, है ना, उसको कहा जाता है लैंडिंग रेट। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको कहा जाता है स्प्रेड, और ये वो प्रॉफिट होता है जो कि बैंक्स के पास में जाता है, ठीक है। तो डिपॉजिट्स दो तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक के द्वारा पेबल होते हैं ऑन डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर, है ना, करंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स हो गए, और टाइम डिपॉजिट्स जिनकी फिक्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटी रहती है जैसे कि एफडीज वगैरह। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी डिमांड की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है प्रिवेलेंट प्राइस लेवल, यानी कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट आपकी रहेगी या प्राइस लेवल रहेगा उससे मनी सप्लाई हो जाएगी कम, और अगर आपकी इंटरेस्ट रेट कम रहेगी या प्राइस लेवल कम रहेगा तो उससे मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन लेवल इन इकोनॉमी, यानी कि इन्फ्लेशन का जो लेवल रहता है वो इकोनॉमी में डिमांड घटा देता है। महंगाई होगी तो डिमांड कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि लोग अब सेविंग्स को प्रेफर कर रहे हैं, है ना। वो क्या करना चाहते हैं, खर्चा नहीं करना चाहते, तो भाई मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली मार्केट में कम हो जाएगी। रियल इनकम यानी कि रियल जीडीपी, रियल इनकम का मतलब होता है कितना पैसा कोई इंडिविजुअल या एंटिटी अब तक कमा पा रहा है या बचा पा रहा है इन्फ्लेशन के रिस्पेक्टिव में, ठीक है। और उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम आती है, यानी कि जितना जो कि आपके हाथ में पैसा, जो मैंने आपको बताया था, जितना ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम हाई होगी उतना ज्यादा ही टेंडेंसी होती है कि बंदा जो है स्पेंडिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद में सबसे लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे आता है लीगल टेंडर मनी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है जो पैसा जो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है कि भाई ये एक आपका वैलिड पेमेंट है फॉर ट्रांजेक्शन्स के लिए और डेब्ट्स के लिए। पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, रिपेमेंट ऑफ डेब्ट कर सकते हैं, टैक्सेस वगैरह पे कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी करेंसी के कंट्री की करेंसी की जो डिनोमिनेशन रहते हैं वो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे आपको एक्सेप्ट करना ही होता है। डेब्ट की पेमेंट के लिए भी आपको एक्सेप्ट करना ही करना होता है। देखो तकरीबन सारे जो डिनोमिनेशन होते हैं सर्कुलेटिंग पेपर मनी के वो लीगल टेंडर होते हैं। जो डिनोमिनेशन आपके या अमाउंट आपके जो कॉइन्स में होती है उसको लीगल टेंडर पे एक्सेप्ट करना कंट्री टू कंट्री वेरी करता है ना। इसको लॉफुल मनी भी कहा जाता है। आप लाखों रुपए की पेमेंट किसी को मनी में पॉइंट्स में नहीं कर सकते, ऐसी कुछ सर्टेन चीजें भी रहती है ना। तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 सेंट्रल बैंक को यह अधिकार देता है कि आप बैंक नोट्स को सिर्फ आप ही इश्यू करेंगे, है ना। और एवरी नोट शैल बी लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया इन पेमेंट फॉर द अमाउंट एक्सप्रेस विद, यानी कि उस नोट पे जितनी अमाउंट लिखी है उसके बराबर का परचेज आप कर सकते हैं, है ना। तो भाई लीगल टेंडर का कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल के लेक्चर में हम पूरी तरीके से समझेंगे बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप लोग इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सो दैट चैनल ग्रो कर सके एंड वी विल बी मोर मोटिवेटेड इन ब्रिंगिंग और मच मोर कंटेंट फॉर यू। अच्छा खासा कंटेंट आएगा जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। सीडीएस के लिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इस सीरीज को कर लीजिए, जो मैंने सीडीएस की ड्राइव पर एमसीक्यूज अपलोड किए हैं उन एमसीक्यूज को देख लीजिए, सॉल्व कीजिए। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने डाले हुए हैं। अभी आपका सीएपीएफ इसी का डाला हुआ है पिछले 5 साल का, और अब आपका सीडीएस का भी सीवी का आ जाएगा, तो दोनों का एनालाइज कर लेना, इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर, जय हिंद टू यू ऑल।